उसको आज रिवीजन कर लेते हैं। तो बार्टर सिस्टम का बताइएगा कुछ खराबी है, या बार्टर सिस्टम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? बार्टर सिस्टम किस देश में शुरू हुआ था, या कौन से लोग शुरू किए थे इसको? बार्टर सिस्टम सबसे पहले शुरू हुआ था, ये मेसोपोटामियन जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। मेसोपोटामिया में ही हुआ होगा, ठीक है। बार्टर सिस्टम कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले? मेसोपोटामियन ट्राइब्स के द्वारा बार्टर सिस्टम कहने का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ये पहले के क्लास में आपको बताया जा चुका है, एक क्लास इसके पहले हुआ था, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली का शुरू किसने किया, खोज किसने किया? तो मेसोपोटामियन जनजाति के द्वारा खोज किया गया। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो जैसे हम लोग दुनिया में खरीदते हैं, तो सामान मेरे पास अगर गेहूं नहीं है, मेरे पास गेहूं है, मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और हमें चाहिए, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गेहूं के बदले टमाटर ले लिया जाता था और गेहूं दे दिया जाता, गेहूं इसको दिया जाएगा, टमाटर इससे लिया जाता था। यही था बार्टर सिस्टम, बताया है। फिर था बार्टर सिस्टम में चुनौती। तो बार्टर सिस्टम तभी संभव है, इसका पहला चुनौती यह है कि बार्टर सिस्टम तभी संभव है जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना होगा। मतलब हमें अगर गेहूं चाहिए तो आपको टमाटर चाहिए। जैसे मेरे पास टमाटर है और आपके पास गेहूं है, तो हमें गेहूं चाहिए और आपको टमाटर चाहिए, तो ही संभव है। अब ऐसा नहीं, ये बार्टर सिस्टम में ये संभव नहीं है तब जब हमें गेहूं तो चाहिए लेकिन आपको टमाटर नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, आपको चावल चाहिए। तो ये वस्तु विनिमय का माध्यम, लेन देन की माध्यम नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए था? चावल, और हमारे पास क्या था? टमाटर। तो इसलिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जरूरी है, नहीं तो बार्टर सिस्टम में लेन देन व्यापार असंभव हो जाएगा, व्यापार संभव नहीं है। दूसरा खराबी इसका क्या था कि सही दाम पर चीजें ढूंढने व लेन देन की लागत बढ़ जाती है। सही दाम पर चीजें ढूंढने और लेन देन की लागत बढ़ जाती है, और लेन देन की लागत क्या हो जाएगा? लागत बढ़ जाती है। रीजन है कैसे बढ़ जाएगा? तो अगर मेरे पास गेहूं है, मेरे पास गेहूं है और कोई हमें चाहिए क्या चीज? तो मांस चाहिए। अब मांस तो सभी के पास होगा नहीं, तो गेहूं के बदले हमको मांस चाहिए। अब कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल भी गया जिसके पास मांस है, लेकिन मांस वाला व्यक्ति को क्या? गेहूं नहीं चाहिए, उसको चावल चाहिए। तो यहाँ पे दोहरा संयोग होना चाहिए। दूसरी चीज था क्या? सही दाम। तो मांस वाला को अगर गेहूं नहीं चाहिए, या मांस वाला बोल दिया कि हमको 10 kg गेहूं चाहिए, तो 1 kg मांस देंगे। अब ये गेहूं जिसके पास है वो बोल नहीं 5 kg ही गेहूं देंगे, तो यहाँ तो व्यापार संभव नहीं हुआ। तो अब इसके लिए हम रिक्शा लेकर के ढूंढने निकलेंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो 5 kg गेहूं पे 1 kg मांस दे। तो रिक्शा का किराया लगेगा, या फिर हमारा ये गेहूं ना हो करके ये क्या चीज हो? टमाटर। तो ये टमाटर ढूंढते ढूंढते टमाटर ज्यादा पक करके खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीज होता है, एक तो नाशवान वस्तुओं का मूल्य जो है हाथ से होगा, मूल्य में कमी आ जाएगा, और दूसरी चीज है कि सही दाम पर चीजें ढूंढने व लेन देन की लागत बढ़ जाती है। सही दाम पर चीज ढूंढने में और लेन देन की लागत में क्या है? दाम बढ़ जाएगा। ये बार्टर सिस्टम है। तीसरा खराबी क्या है बार्टर सिस्टम का?
ये चौथा खराबी, कि चौथा खराबी ये होगा कि श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है। क्या करता है? श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है। अब इसको कैसे नहीं प्रोत्साहित करता? तो जैसे एक इंजीनियर है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, तो वो तो कोई लैपटॉप वगैरह का सॉफ्टवेयर ही बनाएगा। लेकिन जो खेती करने वाला किसान है, उसको क्या चाहिए? खाद चाहिए, बीज चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर खाद या बीज दे सकता है? नहीं, ये तो लैपटॉप का हार्ड डिस्क का कुछ बना करके देगा, सॉफ्टवेयर ही। तो किसान क्या करेगा? उसको लेगा ही नहीं, किसान नहीं लेगा। इसको चाहिए बीज, खाद। तो यहां पर क्या हो गया? श्रम विभाजन तो था, लेकिन श्रम विभाजन को बढ़ावा नहीं दिया, श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि इन दोनों का लेन देन हुआ नहीं। तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर खाएगा क्या? इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, सॉफ्टवेयर का काम छोड़ करके कहेगा चलो भाई हम खेती कर लेते हैं। अब सब किसान, एक चावल उपजा रहा है, एक गेहूं उपजा रहा है। अब यहां पर श्रम विभाजन नहीं हो पाया, तो बार्टर सिस्टम श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है। अब बार्टर सिस्टम के इन समस्याओं के चलते लोगों के मन में आवश्यकता पड़ी कुछ अलग वस्तुओं का जिससे श्रम विभाजन हो, नासवान वस्तु का मूल्य ह्रास ना हो, या फिर दोहरा संयोग की समस्या से छुटकारा मिल जाए। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता इन सब चीजों की पड़ी। दोहरा व्यापार, दोहरा संयोग से छुटकारा, नासवान वस्तु से छुटकारा, नासवान का जो नासवान वस्तु था उसका मूल्य हाथ से छुटकारा पाने के लिए, श्रम विभाजन के लिए, और क्या चीज के लिए? मूल्य, लागत जो बढ़ जाती थी, लागत बढ़ता था, उसे रोकने के लिए। ये चार चीजों को रोकने के लिए पैसा की जरूरत पड़ी, तब पैसा का आविष्कार हुआ। और पैसा का जो आविष्कार हुआ, तो पैसा का भी बहुत सा फंक्शन हो सकता है। जैसे पैसा का जब आविष्कार हुआ, तो वहां पे बहुत सा प्रकार का पैसा भी हो सकता है, पैसा का काम भी हो सकता है। तो पहला काम, तो मनी फंक्शन देखते हैं हम लोग। मनी फंक्शन, पैसा का कार्य। तो पैसा का कार्य होगा पहला, दो प्रकार का काम कर सकता है पैसा। एक तो प्राइमरी कार्य, एक प्राइमरी कार्य, और दूसरा सेकेंडरी कार्य, मतलब द्वितीयक कार्य, द्वितीयक, या फिर इसी को क्या कहते हैं? सहायक कार्य। और ये प्राथमिक कार्य। तो मनी का प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य, दो प्रकार का काम करेगा पैसा। अब पैसा दो प्रकार का काम करेगा, तो इसमें कौन कौन सा काम होगा ये देखिए। तो प्राइमरी कार्य अगर देखते हैं, मनी का दो फंक्शन है, उसमें प्राइमरी कार्य जो होता है वो क्या है? कि मूल्य का मापक होता है। पैसा जो है क्या करता है? मूल्य का मापक है। जैसे किसी चीज का वजन मापना हो, वेट, तो वेट किस में मापते हैं? ग्राम में। लंबाई किस में मापते हैं? लेंथ को मापते हैं मीटर में। उसी प्रकार से रुपया, रुपया भी जो है आपका वैल्यू मापता है, किसी भी वस्तु का वैल्यू को मापता है। वैल्यू का मापक क्या है? रुपया हो गया। तो मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापक कौन सा होगा? पैसा। फिर दूसरा काम है पैसा का मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब विनिमय का माध्यम है, लेन देन का माध्यम। विनिमय का माध्यम कौन है?
पैसा है। जैसे अगर हमें गेहूं चाहिए, तो जब पैसा का खोज हो गया तो गेहूं के बदले हमको टमाटर नहीं देना पड़ेगा या कुछ और नहीं। गेहूं अगर चाहिए, किसी के पास गेहूं है तो उसे कुछ पैसा दे देंगे और गेहूं ले लेंगे। हमारे पास चाहे टमाटर हो, घोड़ा हो, हाथी हो, बैल हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए। तो इसमें दोहरा संयोग की आवश्यकता नहीं होती है, दोहरा संयोग से छुटकारा प्राप्ति हो गया। दूसरी चीज, ये मूल्य का मापक भी है, तो यहां पर हमें लागत बढ़ने की कोई समस्या नहीं है, लागत बढ़ने की समस्या नहीं हो जाएगा जब पैसा का खोज हो गया। ये थे आपका कौन सा चीज, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या हो जाएगा, पैसा का प्राथमिक कार्य जो होगा वो मूल्य को मापना है और विनिमय का माध्यम है। दो कार्य, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है पैसा और मूल्य के मापक के रूप में काम करता है। अब प्राइमरी फंक्शन एक तरह से देखिए कहेंगे किसको, तो जैसे अगर किसी के पास घर नहीं होता है, घर नहीं है, तो वो आदमी पहले क्या सोचेगा, ईट बालू सीमेंट मिला करके एक घर बना लिया जाए। अब घर तो बन गया, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ईट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये प्राइमरी चीज है। ये तीन चीज अगर हो तो घर बन जाएगा। आपके पास अगर गिट्टी नहीं है, छड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, तो भी आपका घर बन जाएगा, ठीक है, प्राइमरी चीज है। और प्राइमरी के बाद आप देखिए, अगर घर तो बन गया इतना से, उसके बाद कहेंगे जरा घर में गर्मी लग रहा है तो एसी लगा दो, घर में जरा सा धूल गर्दा ज्यादा है, टाइल्स लगा दो, चिकनापन नहीं है, टाइल्स लगा दो, और गैस नहीं निकल रहा है तो फिर इसमें हम लोग वेंटिलेटर पहले था, अभी क्या लगाते हैं, एयर एग्जॉस्टर, एग्जॉस्टर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से अदर चीजें जो जरूरत अगर ना भी रहे तो घर क्या है, चल रहा। और जिसके बिना घर ना चले, घर बनेगा ही नहीं, उसको प्राइमरी कहेंगे। और जिसके बिना घर बन सकता है उसको सेकेंडरी कहेंगे। जैसे एसी, कूलर, फैन, टाइल्स, ये सब क्या है, घर के लिए सेकेंडरी चीज है। घर में अगर पंखा नहीं रहेगा तो भी आदमी घर में रह सकता है, घर बन सकता है। लेकिन अगर घर में ईंट ही नहीं है तो घर रहेगा नहीं। उसी प्रकार से प्राइमरी फंक्शन पैसा का मूल्य का मापक है। पैसा जहां भी रहेगा वो वैल्यू को मापेगा। दूसरी काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन पैसा का विनिमय का माध्यम है। दो फंक्शन हो गया। फिर अब हम लोग देखते हैं तीसरा फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन हम लोग देखते हैं, पैसा का सेकेंडरी फंक्शन। तो पैसा का सेकेंडरी फंक्शन जो है, मनी का सेकेंडरी फंक्शन यानी सहायक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। तो मनी का सेकेंडरी फंक्शन जो है तीन है, सहायक कार्य। सहायक कार्य कितने हैं मनी का, तीन। पहला सहायक कार्य स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मूल्य का संचय किया जाता है, मूल्य का संचय किया जा सकता है। जैसे पैसा को हम लोग कहां संचय करते हैं, बैंक में है, तो दूसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर वैल्यू। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे स्टेट में काम करा